हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव। इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी नियम क्या है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्यूरी नियम है वह है क्या। तो आइए इनका आंसर देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति को कैसे डिनोट करते हैं और पदार्थ के परम ताप को टी से डिनोट करते हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा हम लोग का क्यूरी नियम वो हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कि यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती लगाने से ये हम लोग के पास आ गया क्यूरी नियम। तो क्यूरी नियम को अगर सिर्फ सूत्र रहेगा तो उससे भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति के पदार्थ के परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो हो जाएगा के व्युत्क्रमानुपाती 1/t। ये हो जाएगा हम लोग के पास। तो इसे ही हम लोग क्यूरी का नियम कहते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए एक निश्चित ताप के ऊपर मतलब लौ पदार्थ में जो पदार्थ होते हैं उसका एक निश्चित ताप जिसे हम लोग क्यूरी बिंदु कहते हैं। और जो के होता है यानी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है उसका मान अचानक कम हो जाता है और पदार्थ जो होते हैं लौ चुंबकीय से अनुचुंबकीय में बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था हम लोग का कि क्यूरी नियम है क्या। तो क्यूरी नियम को हम लोग सिर्फ उसको सूत्र से ही मतलब डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो के मतलब हो गया चुंबकीय प्रवृत्ति और टी मतलब हो गया पदार्थ के परम ताप। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि इसे ही हम लोग क्यूरी नियम बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। आप आई होप अगर आप इतना ही लिख करके आ जाए तो आपको 2 मार्क्स मैक्सिमम मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले नंबर में मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ये सब। और ये सब मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन दिया गया जिसमें से आपको 5 ही बनाना है, तो आप उसमें से अगर 5 मान लीजिए उसमें से आपको 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब जिसमें आपको डाउट है और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसको आपको मतलब कंफर्म है कि वो आपको आता है। तो पहले आप लोग 2 ऐसे जो क्वेश्चन जो आपको कंफर्म याद है उसको लिखेंगे, फिर बाद में जो 3 बच गया कम से कम 2 में तो आ जाएगा ना, 2 दे देगा हम लोग को, पूरा में पूरा मार्क्स देगा तो 4 तो आ ही जाएंगे, बाकी में हम लोग 1.5-2 लेके ही आ जाएंगे। तो ऐसे कोई चीज़ कंफर्म याद रहने से समझने से हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में। तो ध्यान में रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हम लोग का अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उन 2 अभिलक्षणिक गुण धर्मों का उल्लेख कीजिए जो इन 2 प्रकार के पदार्थों के व्यवहार में भेद दर्शाते हैं। यानी अगर इसे हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्टली समझे तो इसमें बोला गया है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनके बीच 2 डिफरेंस को लिखना है, जो कि इतना लंबा चौड़ा में बोला गया है। फिजिक्स है ही ऐसा, जो लंबा चौड़ा में देता है उसका माना जो हो जाता है वह सिंपल सा हो जाता है। तो ये जो बोला गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच में 2 अभिलक्षणिक गुणधर्म बताना है। तो हम लोग पहले देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ और फिर देखेंगे प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय का फर्स्ट जो हो जाएगा धनात्मक लेकिन बहुत छोटा, ये धनात्मक होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। अगर प्रतिचुंबकीय की बात करें तो ये ऋणात्मक होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। दोनों में जो है आवेश चेंज हो रहा है, बाकी जो ये इसका आकार जो होता है वो सेम होता है। तो अनुचुंबकीय जो हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा और प्रतिचुंबकीय ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन दोनों का जो आकार होता है वो बहुत छोटा ही होता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग के पास जो एग्जाम्पल आ जाएगा मैग्नीशियम, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सब जो आ जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का इसमें अनुचुंबकीय में आ जाएगा। तो ये सब जो है अनुचुंबकीय में आ जाएगा। बात करें अगर प्रतिचुंबकीय का
तो बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी या फिर पारा, वायु, ये सब जो हो जाएगा हम लोग का प्रतिचुंबकीय का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 बोला गया है जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिए है। अनुचुंबकीय जो होता है वो धनात्मक होता है, प्रतिचुंबकीय ऋणात्मक होता है। जबकि इनके आकार का बात किया जाए तो इन दोनों पदार्थ में आकार बहुत छोटा होता है। इसके एग्जाम्पल कुछ है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ये हो जाएगा अनुचुंबकीय का। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो हो जाएगा बिस्मथ, फास्फोरस, पारा, वायु, ये सब जो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव तथा चुंबकीय तीव्रता को परिभाषित करें। तो पहले इसमें परिभाषित किया गया है, बाद में इसमें आगे जो दिया हुआ है कि दोनों में क्या संबंध है वो लिखें। तो दोनों में संबंध बताना है कि क्या संबंध हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव और चुंबकीय तीव्रता क्या है, किसे कहते हैं, वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद इन दोनों में क्या संबंध है वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं चुंबकीय विभव। किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव, किसी बिंदु पर चुंबक की इकाई जो है वह उत्तरी ध्रुव को अनंत से उन बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु का चुंबकीय विभव। मतलब अनंत, जिसका कोई सीमा ही नहीं हो, मतलब बोल सकते हैं सबसे एंडिंग, वो बोल सकते हैं। तो ये जो है किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव जो होता है मतलब उत्तरी ध्रुव को अनंत से, मान लीजिए अगर इधर उत्तरी ध्रुव है तो ये अनंत से होकर के उस बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के बीच में जो कार्य होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विभव बोलते हैं। तो ये चुंबकीय विभव को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, तो इसे भी से सूचित किया जाता है। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का जूल प्रति एम्पियर। तो एम्पियर प्रति एम्पियर को ए पर पावर -1 लिखते हैं और मीटर को एम। तो ये आ जाएगा हम लोग के पास मात्रक। तो मात्रक वाले जितने क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंस ही है, तो आप ध्यान में रखें। तो इसमें बोला गया है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव जो होता है मतलब इकाई, चुंबक की इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में कार्य करता है, जितना कार्य करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं उस बिंदु पर चुंबकीय विभव। चुंबकीय विभव को भी से डिनोट किया जाता है। इसका जो मात्रक हो जाएगा हम लोग का जूल प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का किसी बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता। तो अभी हम लोग चुंबकीय विभव देख लिए, अब चुंबकीय तीव्रता देखते हैं। तो किसी बिंदु पर चुंबक की इकाई ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में जितना बल लगता है, दोनों में लाइन तो एक ही है। मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव है, कोई ध्रुव है, ठीक है। ध्रुव को अनंत से यहाँ पे मान लीजिए ये अनंत है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत बिंदु पर चुंबकीय विभव। लेकिन बात जो अभी हो रहा है हम लोग का, इसमें बल की बात हो रहा है। बल मतलब कितना फोकस दे रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बाइक है आपके पास, तो आपको उस बाइक से मतलब 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम, मान लीजिए 1 किलोमीटर जाने में आपको 3 मिनट लगता है, ठीक है। तो वो जो जाते हैं तो उसमें तो पेट्रोल है, हम बाइक से जाते हैं तो उसमें क्या होगा, जब 3 मिनट तक पहुंचेंगे तो वहाँ पे कार्य देखा जाएगा कि कितना कार्य हुआ मेरा। लेकिन अगर उसी बाइक में तेल ख़त्म हो गया, हमको 1 मीटर दूर जा कर के तेल भरवाना है, सेम उसी प्रोसेस में, तो हमको वहाँ जाने में मैक्सिमम 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। मतलब पेट्रोल है तो 3 मिनट लग रहा है, लेकिन पेट्रोल नहीं है तो हम लोग का 10 मिनट लग रहा है। लेकिन बाइक तो तेल तो है नहीं, तो वो चलेगा कैसे। उसको खींच कर ले जाने में जो टाइम लगा हम लोग का 10 मिनट लगा, तो खींच कर जो लेकर गए तो हमारा ताकत वहाँ पे लगा। वहाँ पे हम मतलब जोर डाले, बाइक को खींच कर लेके गए, तो उसमें हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो वेस्ट हुआ। तो उसको बोल सकते हैं हम लोग कि एक तरह से हम लोग का बल लगा उस गाड़ी को ले जाने में। तो नॉर्मली जब गाड़ी में पेट्रोल है तो हम लोग 3 मिनट में पहुंच जा रहे हैं 1 किलोमीटर। अगर हम लोग के पास बाइक में पेट्रोल नहीं है तो जाने में हम लोग का 10 मिनट लग रहा है, मतलब जाने में वही जगह पे, मतलब हम लोग जा रहे 1 ही किलोमीटर, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट लग रहा है, बिकॉज गाड़ी में
तेल नहीं है। तो जब हम लोग गाड़ी को घिसते हैं तो उसमें हमारा एनर्जी वेस्ट होता है, तो एनर्जी को ही बल बोल सकते हैं। तो जितना फोकस लगता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट वाला में है किसी बिंदु पर जो चुंबकीय विभव होता है, इसमें जो हो जाएगा हम लोग का किसी बिंदु पर चुंबक की इकाई जो होती है उत्तरी ध्रुव को अनंत से लेकर, फिर एक बार बता रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए अनंत है, यहाँ तक लाना है, तो यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य लगता है वो जो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय बिंदु पर चुंबकीय विभव हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है किसी बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता, तो इसमें जो बल लग रहा है, जितना एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं वो बोला गया है। तो उस एनर्जी जो जितना बल लगता है उसे ही हम लोग बोलते हैं बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। फर्स्ट वाला में हम लोग का कार्य लगता है, मतलब हम लोग कितना मिनट में कार्य खत्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला में बल पूछ रहा है कि कितना हम लोग का बल लग रहा है वहाँ पे। तो ध्यान में रखिए। तो जो बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता हो जाएगा इसे हम लोग ई द्वारा सूचित करते हैं या फिर ई से डिनोट करते हैं। तो बिंदु चुंबकीय विभव को भी से और चुंबकीय तीव्रता को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वेबर बाय मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो चुंबकीय तीव्रता होता है उसका जो फर्स्ट मात्रक हो जाएगा वेबर बाय मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग टेस्ला बोल सकते हैं या फिर इसे हम लोग न्यूटन एम्पियर मीटर, ये हो जाएगा। एक मिनट, न्यूटन को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, न्यूटन एम्पियर मीटर। ये 3 तरह के मात्रक होते हैं, लेकिन तीनों का जवाब एक ही है। ये जो होता है चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है। तो तीनों को याद रखिए, एमसीक्यूज में किसी तरह से पूछा जा सकता है, तो यू आर प्रिपेयर्ड। तो चलिए, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि परिभाषा देना है, तो दोनों का परिभाषा दे दिए। फर्स्ट में हो जाएगा जो चुंबकीय विभव होता है वो कार्य करता है, लेकिन चुंबकीय तीव्रता जो हो जाएगा वो बल लगाता है। अब इसमें संबंध देखते हैं। तो हम लोग संबंध जो हो जाएगा किसी बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता ऋणात्मक चुंबकीय विभव परमाणुता के बराबर होता है। इसमें चुंबकीय जो तीव्रता होता है वो ऋणात्मक चुंबकीय विभव, यानी जो अचुंबकीय विभव होता है वो ऋणात्मक होता है, उसके बराबर होता है। तो इसलिए जो हो जाएगा हम लोग के पास ये सूत्र तैयार होगा, E = -dV/dr। ये हम लोग के पास तैयार होगा। अतः चुंबकीय तीव्रता ऋणात्मक चुंबकीय विभव के प्रवणता हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों में संबंध ये हो जाएगा ना, क्योंकि जो चुंबकीय तीव्रता होता है वो धनात्मक हो जाएगा, लेकिन जो विद्युत विभव हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो हम लोग के पास सूत्र तैयार होगा, तो E = -dV। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछते हैं, तो ध्यान में रखिए आप लोग। तो ये आ जाएगा हम लोग के पास। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, चुंबकीय तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता से बोला गया है, तो चुंबकीय तीव्रता किसी चुंबक की इकाई आयतन में अणुओं के विद्युतीय धारा लूपों में चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योग को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसमें बोला गया है कि किसी जो चुंबक की जो इकाई होती है उसमें आयतन में अणुओं में विद्युत धारा लूपों के चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोलते हैं, आघूर्ण के सदिश योग को हम लोग जो होता है सदिश योग सदिश मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का लिमिटेशन होना, मतलब निश्चित होना। मान लीजिए किसी चीज़ का मान है 20, तो ये एक निश्चित है, न ये बढ़ सकता है न ये घट सकता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सदिश। तो सदिश योग जो होता है चुंबकीय तीव्रता होता है, और चुंबकीय तीव्रता को I द्वारा सूचित किया जाता है। अब आप लोग के अंदर कन्फ्यूजन होगा कि ये भी चुंबकीय तीव्रता है, थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन देखे वो भी तीव्रता है, लेकिन दोनों का परिभाषा अलग अलग क्यों है और इसे अलग अलग चीज़ से क्यों डिनोट करते हैं। तो ये सिंपली चुंबकीय तीव्रता है, लेकिन इससे पहले जो था ये वाला, ये किसी बिंदु पर है, ये किसी बिंदु पर है, ये इसका कोई मान नहीं है, ये नॉर्मली किसी बिंदु है। इस पर जो चुंबकीय तीव्रता होगा उसे हम लोग इससे डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चुंबकीय तीव्रता पूछा गया कि चुंबकीय तीव्रता जो वर्ड है वो है क्या। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकशीलता जो हो जाएगा किसी माध्यम में चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। किसी माध्यम में जो चुंबकीय प्रेरण होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात, मान लीजिए चुंबकीय प्रेरण
कोई भी मान मान लीजिए कि चुंबकीय प्रेरण को x मान लिए और चुंबकीय क्षेत्र को y मान लिए, तो इनके बीच में जो रेशियो आएगा उसे उस पदार्थ की चुंबकशीलता कह लेंगे। तो जो चुंबकीयशीलता होता है उसे म्यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास चुंबकीय प्रवृत्ति। तो किसी माध्यम में चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र में अनुपात को पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसमें जो है मतलब किसी माध्यम में जो चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र होती है उनके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति। तो फर्स्ट वाला में चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र दोनों में कॉमन है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दोनों में कॉमन है। अनुपात ये सब तो कॉमन है, बस जो चेंज हो रहा है माध्यम में क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के बीच में, प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के बीच में। तो या जो चुंबकीयशीलता होता है उसमें प्रेरण प्रेजेंट होता है, लेकिन जो नीचे वाला में देखिए कि चुंबकीय प्रवृत्ति उसमें चुंबकीय तीव्रता प्रेजेंट होता है। तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसमें किसी माध्यम में, माध्यम तो कोई भी है चाहे वो कैसा भी माध्यम हो, लेकिन उसमें जो होता है कि चुंबकीय तीव्रता जो होता है वह और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का अनुपात जो हो जाएगा उसे ही हम लोग प्रवृत्ति बोलते हैं। अगर याद करना चाहे तो सेम तो याद कर सकते हैं, बस आपको माइंड में बैठाना है कि एग्जैक्ट जगह पे हम लोग को चेंज करना है कि किसी माध्यम में, मान लीजिए चुंबकशीलता का परिभाषा हम बता रहे हैं कि किसी माध्यम में चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को हम लोग पदार्थ की चुंबकशीलता बोलते हैं। लेकिन अगर चुंबकीय प्रवृत्ति का बोलना है तो वही लाइन नहीं बोल सकते, बाकी तो लाइन बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड चेंज करना है हम लोग को। तो किसी माध्यम में चुंबकीय तीव्रता, बस यहीं पे चेंज करना है और कुछ भी नहीं। तो चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात, बाकी रेशियो वही रहेगा। अगर मान ले इसी को किसी को मान लीजिए चुंबकीय तीव्रता को 20 मान लिए और चुंबकीय क्षेत्र को मान लिए 10, तो इन दोनों के बीच का रेशियो जो हो जाएगा वो इसी को ही हम लोग बोल सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। तो इसे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और ऊपर वाला को म्यू से डिनोट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकत्व क्या है, समझाइए। अनुचुंबकीय पदार्थ को ही अनुचुंबकत्व बोलते हैं, तो इसे एक्सप्लेन करना है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकत्व जो है वो वैसे पदार्थ है जो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ को ही अनुचुंबकत्व बोलते हैं, तो दोनों में से कोई एक भी बोल सकते हैं तो चलेगा, लेकिन माइंड में दोनों रहना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ को बोल सकते हैं जिसमें वैसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में धागा से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वे चुंबकीय बल रेखाओं के समानांतर अर्थात कमजोर क्षेत्र से हटकर शक्तिशाली क्षेत्र में चले जाते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो इसे एक बार और समझते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ उसे बोलते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में धागा से बांधकर किसी, जो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है तो धागा से बांध कर लटकाने पर जो है स्वतंत्र रूप से चुंबकीय बल रेखाओं के समानांतर हो जाता है। मान लीजिए ये बल है तो इसके समानांतर आ जाएगा, तो या फिर कमजोर क्षेत्र से हटकर शक्तिशाली क्षेत्र में चला जाता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो अनुचुंबकत्व कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा बहुत सारे हैं, PTMN और PdAsO2Al यानी एल्युमिनियम, ये सब जो है CrCuSO4 NaCuCl2, ये सब जो है मतलब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें मतलब ऐसा बल होना चाहिए, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए इसमें जब धागा से लटकाया जाए तो स्वतंत्र पूर्वक लटके, और जो चुंबकीय बल रेखा होती है, मान लीजिए एक रेखा इधर गया हुआ है, बल रेखा है, तो जब लटकाया जाए तो वो दूसरा बल भी इसी साइड आना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं, एकदम समानांतर। समानांतर मतलब समान अंतर वाले हो, एकदम समान। और उसके अलावा अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो कमज़ोर क्षेत्र, यानी मान लीजिए इधर साइड वाला जो क्षेत्र होता है वो कमज़ोर होता है, तो वहाँ से हट करके इधर वाले जो शक्तिशाली वाले हैं उधर चला जाए, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ या चुंबकत्व बोल सकते हैं। तो ये उसे ही बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, समझाइए। चुंबकीय फ्लक्स, पहले हम लोग जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स है क्या। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को उस तल के विरुद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से मान लीजिए ये हम लोग के पास एक लंबवत मतलब एक तल है, ठीक है। इसे गुजरने वाला जो बल है, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र बना दिए, और इसे गुजरने वाला जो बल होगा इस रेखाओं के बीच में उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ही बोलेंगे, इसे गुजरने वाला जो बल होगा उसको। तो आगे देखते हैं, इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। एक मिनट, इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो मतलब कहीं भी चुंबकीय फ्लक्स हो अगर, या फिर वहाँ पे सिर्फ फाई दिया हो, तो ध्यान में रखिए कि इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स है क्या, किसी तल से गुजरने वाला लंबवत जो बल रेखाएं होती है उसके एकदम विरुद्ध जो होती है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अगर बात करें चुंबकीय फ्लक्स के अलावा, तो चुंबकीय फ्लक्स में मतलब इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का m/L2 और I-1, ये हो जाएगा विमीय सूत्र। ये सब जो है आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद करेगा, और MCQs में तो पूरा सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर बात करें कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है, तो एक टेस्ला बराबर 1 वेबर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करें 1 वेबर मीटर स्क्वायर बराबर, तो 1 न्यूटन बाई एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो ये सब याद रखिए कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है, एक टेस्ला के बाद 1 वेबर या फिर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ये सब ध्यान में रखिए। ये सब क्वेश्चन MCQs के लिए भी बहुत फ़ायदा देता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए हम ये 2 लाइन अलग से ऐड किए हैं। तो ध्यान में रखिए, ये सब एकदम मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या फिर प्रतिचुंबकत्व है क्या। तो पहले हम लोग ने अनुचुंबकीय पदार्थ या फिर अनुचुंबकत्व देखे, अब हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ या फिर प्रतिचुंबकत्व देखेंगे। तो वैसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं जिन्हें धागे द्वारा निलंबन शीर्ष से बांधकर चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्ण लटकाने पर वे शक्तिशाली क्षेत्र से हटकर कमजोर क्षेत्र में आ जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत आकार स्थित हो जाते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो उसमें तो ऐसा था कि मतलब ऐसा चुंबकीय पदार्थ जिसको जब धागे से लटकाया जाए, बांधकर जब लटकाया जाए, तो वो चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र यानी फ्री हो, किधर भी साइड चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किधर जा रहा है। लेकिन उसके अलावा जो हो जाएगा जो लटकाने पर, तो वो जो है वह शक्तिशाली क्षेत्र से हटकर, मान लीजिए ये जो दिशा है ये शक्तिशाली है, ठीक है, और इधर वाला जो दिशा है वो कमजोर है। लेकिन अनुचुंबकीय में क्या होता है, कमजोर से हट करके ये शक्तिशाली की तरफ आ जाता है। लेकिन इसमें बोला गया है कि ये जो शक्तिशाली है ये क्षेत्र से हटकर कमजोर की तरफ में जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये शक्तिशाली से हट करके और कमजोर क्षेत्र में चला जाता है, और चुंबकीय बल रेखा जो होती है लंबवत आकार में स्थित हो जाती है। लंबवत यानी लंबा पूरा, तो ये आकार में खड़ी हो जाती है, स्थित हो जाती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इस प्रकार के गुण को हम लोग प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो थोड़ा बहुत लेके आए हैं, ध्यान में रख लीजिए। SpBi, Zn कॉपर, सिल्वर, Pb, H2O, C2H5OH, H2He यानी हीलियम, ये जो हो जाएगा Au, P, NaCl यानी नमक, N2Ag या फिर हवा। ये सब जो है बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको जो दिमाग में रखना है वो रखिए, क्योंकि अगर आप इसे पूरा लेकर के सिर्फ पढ़ के भी रख सकते हैं दिमाग में, तो आपको MCQs या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो आप इतना भी लिख करके आ जा रहे एग्जाम में, तो आपको 2 में 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा, 2 नंबर तो आराम से देगा। तो चलिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फिजिक्स साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से नंबर काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ फार्मूला वाइज होता है, कुछ उसमें मतलब बोल सकते हैं थ्योरी टाइप होता है, वो सब। बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो उसमें बहुत सारे गलत हो सकते हैं, लेकिन जो फिजिक्स में होता है एग्जैक्ट वर्ड को डाला जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 मार्क्स तो देना ही चाहिए, और देता भी है बहुत जगह।
बहुत लोग देते हैं, मतलब हर एक बोर्ड में देता है। तो साइंस में उतना टेंशन नहीं, आप इतना भी लिख के आ रहे हैं तो 2 मार्क्स तो देगा ही, 2 नहीं तो 1.5 देगा ना भाई, करेंगे उसी में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन हम लोग को पूरा प्रिपरेशन 2 मार्क्स का ही करके चलना है। तो ध्यान में रखिए, 5 नंबर में अगर लिखना है तो थोड़ा और बड़ा करके लिखेंगे, 5-6 लाइन और ऐड कर देंगे, क्या जाता है। तो ऐड करने पर आप इसके बारे में कुछ और लिख दीजिए, प्रतिचुंबकत्व का उपयोग कहाँ होता है, जबकि यही क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकत्व है क्या, और इसमें 5 नंबर का है। तो 2-3 लाइन और ऐड करेंगे, इसका उपयोग लिख देंगे, 4 मार्क्स आएगा ना, कन्फर्म है 4 मार्क्स आएगा। तो ऐसे करके ऐड कर करके हम लोग 90 मार्क्स तो ज़रूर ही लेके आ जाएंगे एक सब्जेक्ट में, 90-95, तो तब तो टॉपर ही है। तो चलिए ऐसे ही ध्यान में रखते चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को लिखें। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट में लिखना है, चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को लिखना है। तो इसमें बताना है कि गाउस के नियम है क्या। तो गाउस के नियम में जो हो जाएगा, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। किसी बंद सतह से, मतलब मान लीजिए ये एक सतह है, सिर्फ मानने के लिए बोल रहे हैं, ये सतह है, ये पूरा बंद है, इसमें गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स जो हो जाएगा, मान लीजिए कोई इधर से गुजर रहा है, 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 तो किसी बंद सतह उसे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा हम लोग के पास, वो हो जाएगा फाई बी इक्वल में आ जाएगा सिग्मा बी डॉट डेल्टा एस इक्वल में 0, ये आ जाएगा हम लोग के पास। तो यही होगा हम लोग का चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या समझते हैं, इसके 3 गुण को लिखना है। तो चुंबकीय बल रेखाएं है क्या वो देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र से खींची गई वे वक्र रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है एक तरह का मान ले, तो इस पे वे वक्र रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर मान लीजिए ये छोटू सा एक बिंदु है, ठीक है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है स्पर्श, तो उस बिंदु पर जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा है। तो इसके 3 प्रमुख गुण हैं। पहला, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, जो कि हम लोग को डिफिनेशन में ही पता चल गया, चुंबकीय बल रेखाएं के जो परिभाषा है उसी में पता चल गया। दूसरा जो हो जाएगा, ये सदैव बिंदु वक्र के रूप में हो जाएगा, जो कि हम लोग को यहाँ पे पता चला कि वे वक्र रेखा है, यानी ये हमेशा वक्र के रूप में ही होता है। और ये जो हो जाएगा थर्ड जो हो जाएगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो ये जो इसमें डिफिनेशन में बोला गया था, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु की क्षेत्र की दिशा बताती है, तो ये कभी भी आपस में कट नहीं सकती, ऐसे ऐसे करके कभी नहीं कट सकता। अगर हो सकता है तो सिर्फ इधर ही हो, या फिर हो सकता है तो इधर ही हो, लेकिन कभी भी बीच से नहीं जाता है, मतलब एक दूसरे को काटता ही नहीं है। तो ये हो चुके हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का सेशन यहीं तक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर का लिंक दिया गया है, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिए गए हैं, मॉडल्स पेपर है, सब चीज़ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।